में प्रधानमंत्री ने यह साफ कर दिया कि कोरोना वैक्सीन देने के अभियान में जनप्रतिनिधियों को कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। न्यूज़ 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि पीएम ने राज्यों के साथ बातचीत में यह साफ कर दिया कि जनप्रतिनिधियों को वैक्सीन लगवाने के लिए अपना नंबर आने का इंतजार करना होगा और उन्हें कोई प्राथमिकता नहीं मिलेगी, क्योंकि अभियान के पहले चरण में डॉक्टरों और नर्सों समेत 3 करोड़ ऐसे लोगों को वैक्सीन दी जाएगी जो कोरोना के खिलाफ सीधी जंग लड़ रहे हैं। साथ ही पीएम ने यह भी जानकारी दी कि इसका पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। देश में 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीन देने का अभियान शुरू होने वाला है, जिससे पहले पीएम ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और उनसे कहा कि अभियान शुरू होने से पहले हर राज्य को यह सुनिश्चित करना होगा कि वैक्सीन पर अफवाह न फैले, क्योंकि कुछ शरारती लोग और भारत का बुरा चाहने वाले दूसरे देश इस अभियान में रुकावट डालने के लिए अफवाह फैला सकते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने कोरोना वैक्सीन पर सवाल उठाने वालों को भी जवाब दिया और उनकी खूबियां बताई कि हमारी दोनों वैक्सीन दुनिया की दूसरी वैक्सीन से ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। ये वैक्सीन भारत की स्थितियां और परिस्थितियों को देखते हुए निर्मित की गई है। 16 जनवरी से वैक्सीन लगने से पहले वैक्सीन के भंडारण और वितरण को लेकर गृह मंत्रालय की आज देश के सभी राज्यों के नुमाइंदों के साथ बैठक होगी। इस बीच केंद्र सरकार ने वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को 1 करोड़ 10 लाख डोज कोविशील्ड वैक्सीन का ऑर्डर दिया है। यह ऑर्डर स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दिए गए हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड वैक्सीन तैयार की है, जिसके आपात इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिली है। वहीं पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से वैक्सीन की पहली खेप रवाना हो चुकी है। सरकार ने पहले ही घोषणा की है कि शुरुआती दौर में 3 करोड़ लोगों को मुफ्त टीका दिया जाएगा। वहीं कोरोना की वैक्सीन को राज्यों में पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तेरह के पहले तो हर स्थिति में आ ही जानी चाहिए, क्योंकि 16 से अगर वैक्सीनेशन चालू करना है तो उसके पहले हमको सब जगह पहुंचाना पड़ेगा। तो कम से कम 2 दिन भी समय कहीं कम ना हो, तो कम से कम 2 दिन पहले तो आ ही जानी चाहिए। ये रीजनल सेंटर में आएगी और रीजनल सेंटर से फिर सब रीजनल और डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स में जाएगी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में गोडसे ज्ञानशाला की शुरुआत होने पर राजनीतिक जंग छिड़ गई। एक दिन पहले हिंदू महासभा नाम के संगठन ने ग्वालियर में नाथूराम गोडसे के नाम पर एक स्टडी सेंटर की शुरुआत की थी और इस मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें हिंदू महासभा से जुड़े कई लोग शामिल हुए थे और उन्होंने गोडसे की तस्वीर पर फूल चढ़ाए और नारे लगाए थे। इतना ही नहीं, इन लोगों ने गोडसे की तस्वीर के साथ देश के लिए शहीद होने वाले कई महापुरुषों की तस्वीरें भी लगा दी थी और महात्मा गांधी की हत्या करने वाले का गुणगान करते हुए उसकी तस्वीर की आरती उतारी थी। जिसके बाद कांग्रेस ने मामले को तूल देने का मौका नहीं छोड़ा और शिवराज सरकार को घेर लिया। कि कौन सी नई चीज है? भारतीय जनता पार्टी के शासन में अगर कुछ बड़ा है तो गोडसेवाद बड़ा है। जबकि बीजेपी ने खुद इस बात का विरोध किया और गोडसे ज्ञानशाला की शुरुआत करने वालों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। और अब यदि फिर इस प्रकार का कृत्य किया जा रहा है तो उनके खिलाफ वैधानिक और उचित कार्रवाई की जाएगी। हिंदू महासभा पहले भी नाथूराम गोडसे से जुड़े ऐसे कार्यक्रम कर चुकी है, जिस पर विवाद हो चुका है। ओडिशा के भुवनेश्वर से हैरान करने वाली एक तस्वीर सामने आई, जिसमें एक चलती बस में शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक से आग लग गई। बताया गया कि जिस वक्त बस में यह आग लगी उस समय उसमें करीब 30 यात्री सवार थे, जो आग लगते ही अपनी जान बचाकर बस से बाहर निकल आए। इन लोगों ने बस को अपनी आंखों के सामने आग के गोले में बदलते देखा। बस से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही थी। बस पूरी तरह आग की जद में आ चुकी थी, उसमें से धुआं उठ रहा था। ऐसे में उसके आसपास मौजूद लोगों को वहां से दूर किया गया और इस घटना की जानकारी मिलने के बाद वहां पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम अपने काम में जुट गई। दमकल कर्मियों ने कुछ देर में आग को बुझा भी लिया, लेकिन जब तक आग शांत हो पाई, बस की सूरत पूरी तरह बदल चुकी थी। भुवनेश्वर से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें सेल्फी के चक्कर में एक लड़की की जान चली गई। यह हादसा ईब नदी के किनारे हुआ, जहां पानी का बहाव काफी तेज था, लेकिन वो लड़की उसकी परवाह किए बिना नदी के किनारे एक पत्थर पर खड़े होकर सेल्फी लेने लगी और इसी बीच उसके पीछे खड़े एक आदमी ने पैर उसी पत्थर पर रख दिया, जिससे वो पत्थर हिल गया और उस लड़की ने अपना संतुलन खो दिया। अगले ही पल वो नदी में गिरकर तेज बहाव में बह गई।
मध्य प्रदेश के अशोकनगर में किसानों ने जिला प्रशासन के सामने अपनी बात रखने के लिए अनोखा तरीका निकाला। सोयाबीन और उड़द की फसल के खराब होने से परेशान ये किसान बीते 4 दिनों से रोजाना कलेक्ट्रेट के चक्कर काट रहे हैं। लेकिन उनका आरोप है कि कलेक्टर के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। यही वजह रही कि वो अपनी मांगे मनवाने के लिए जमीन पर लेटते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचने के बाद किसानों ने वहां धरना दिया। इस बीच एक किसान की तबीयत भी बिगड़ गई और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया, जिसे बाकी किसानों ने संभाला। प्रशासन यहाँ का सुनने तैयार नहीं है। हमारी तो मांग यही है कि किसानों को मुआवजा मिले। जिला प्रशासन के रवैये से परेशान किसानों ने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी वो वहां से नहीं उठेंगे। जम्मू कश्मीर के रामबन से दहशत से भर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें सड़क धंसने की वजह से एक ट्रक हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गया। इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने इस घटना की तस्वीरों को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया, जिनमें एक तस्वीर में साफ दिखाई दिया कि जैसे ही जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले इस हाईवे से एक भारी भरकम ट्रक गुजरा, तभी सड़क का एक बड़ा हिस्सा अचानक धंसने लगा। इस घटना की वजह से वहां दहशत फैल गई, क्योंकि जिस जगह सड़क धंसी वहां से कुछ ही कदमों की दूरी पर ट्रक खड़ा रहा। डर ये लगने लगा कि कहीं वो हादसे का शिकार ना हो जाए। हालांकि बाद में किसी तरह ट्रक वहां से सुरक्षित आगे निकल गया, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन सड़क धंसने की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई। थोड़ी ही देर में सड़क के दोनों तरफ ट्रकों और दूसरी गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। छत्तीसगढ़ के जशपुर में हाथियों के हमले में 3 लोगों के दम तोड़ने से उनके घरों में मातम पसर गया। 2 अलग अलग इलाकों में हाथियों के एक झुंड ने इन लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें उनकी मौत हो गई। हमले के बाद हाथी तो वहां से चले गए, लेकिन जिन परिवारों ने अपने करीबियों को खोया, उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। हाथियों के हमले में एक मकान को काफी नुकसान पहुंचा। एक दीवार मलबे में तब्दील हो गई, टिन की छत गिर गई, घर का सारा सामान बिखर गया और सबसे अहम, उसके अंदर सो रहे बुजुर्ग की सांसें थम गई। घर से खाट में सोया हुआ था, उसको निकाल के कुचल दिया। हमले की जानकारी मिलने के बाद जिले के डीएफओ वहां पहुंचे और उन सभी जगहों का मुआयना किया जहां जहां हाथियों ने उत्पात मचाया। साथ ही जान गंवाने वालों के परिवार वालों को आर्थिक मदद दी गई। जापान सागर से लगने वाले जापान के कई इलाकों में सर्दी की सौगात माने जाने वाली बर्फबारी आफत साबित हुई। वहां इतनी बर्फ गिरी कि 1000 से ज्यादा गाड़ियां सड़कों पर ही फंस गई, कई ट्रेनें रद्द कर दी गई। यहां तक कि कुछ लोगों के मरने की भी खबर है। वहां के मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की थी कि कुछ इलाकों में सामान्य से 3 गुना ज्यादा बर्फ गिर सकती है, और हुआ भी वही। जापान के फुकुई से जो तस्वीरें सामने आई, वहां दूर दूर तक सड़कों का नामो निशान ही नजर नहीं आया। दिन ढलने को हो गया, लेकिन गाड़ियां अपनी जगहों से टस से मस नहीं हुई। ठीक ऐसा ही हाल तोयामा प्रांत का भी दिखा, बल्कि वहां तो गाड़ियों ने ऐसे दम तोड़ा कि उन्हें ट्रक से खींचकर बर्फ से निकालना पड़ा। बरसों से तनकर खड़े भारी भरकम पेड़ भी ज्यादा देर तक बर्फबारी नहीं झेल पाए और बिजली की तारों पर गिर पड़े। नतीजा, लोगों को बिना बिजली के गुजारा करना पड़ा। वहीं बताया गया कि जापान के निगाता प्रांत के कुछ इलाकों में 72 घंटों में 6 फीट तक बर्फ गिर गई। इस वजह से मकानों पर बर्फ का ढेर जमा हो गया। बर्फ पिघलकर टपकने को भी हुई, लेकिन पारा इतना कम था कि पलक झपकते ही वो पानी दोबारा बर्फ बन गया। रास्ते से बर्फ की ये मोटी चादर हटाने में लोगों की कमर टूट गई। किसानों की कमाई बढ़ाने के मकसद से केंद्र सरकार गाय के गोबर से बना पेंट बाजार में लाने जा रही है। न्यूज 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सुबह गाय के गोबर से बना पेंट लॉन्च करेंगे, जिसे खादी ग्रामोद्योग की जयपुर की इकाई कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट ने तैयार किया है, जिसे वैदिक पेंट नाम दिया गया, जो जल्द ही लोगों के लिए बाजार में उपलब्ध होगा। ये पेंट इको फ्रेंडली होगा, यानी इससे इंसानों और पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा और सिर्फ 4 घंटे में सूख भी जाएगा, जिसकी पैकिंग 2 लीटर से लेकर 30 लीटर तक की तैयार की जाएगी। सरकार को उम्मीद है कि इस पेंट से किसानों और गौशालाओं की भी आमदनी होगी। इंग्लैंड के बर्मिंघम से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक कार सवार ने अपनी प्रेमिका के साथ पैदल जा रहे लड़के को जोरदार टक्कर मार दी। कार सवार और कोई नहीं, उसी लड़के की पुरानी प्रेमिका थी, जो उसे दूसरी लड़की के साथ देखकर आग बबूला हो गई। ऐसे में उसने आओ देखा न ताओ तेज रफ्तार में गाड़ी दौड़ाई और सड़क किनारे पैदल जा रहे लड़के और लड़की को पीछे से टक्कर मार दी। सामने आए वीडियो में साफ दिखा कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि वो दोनों कुछ फीट हवा में उछलने के बाद सड़क पर जा गिरे, जबकि आरोपी खुद पर काबू नहीं पा सकी और उसने कुछ ही दूरी पर मौजूद बस स्टैंड पर खड़े 2 लोगों को भी अपना शिकार बना लिया।
देश के कई राज्यों में अपने पंख फैलाने के बाद बर्ड फ्लू ने राजधानी दिल्ली में भी दस्तक दे दी। दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके की संजय झील में कुछ बतखों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई, जिसके बाद पशुपालन विभाग ने वहां से बतखों को हटाने के लिए अभियान छेड़ दिया। इस अभियान के तहत एक नाव की मदद से कुछ लोग झील में तैर रही बतखों को किनारे की तरफ लाने की कोशिश करते नजर आए। यहीं से 8 सैंपल भोपाल भेजे गए थे जिसमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है और अभी जो देखिए रैपिड रिस्पांस टीम है वो संजय लेक से बत्तखों को पकड़ रही है। बताया गया कि संजय झील में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद वहां की सभी बतखों को मारने का अभियान चलाया गया, लेकिन जिन लोगों को बतखों को पकड़ने का काम दिया गया वो इस बात से अनजान नजर आए। हमें सर ये कहा गया है आप बतख पकड़ के लाओ, अच्छा, फिर हम इनका ट्रीटमेंट करेंगे। झील के पास के पार्क में खुदाई करने वाली मशीन भी गड्ढे खोदती नजर आई। बताया गया कि ये गड्ढे बतखों को दबाने के लिए खोदे गए ताकि बर्ड फ्लू को फैलने से रोका जा सके। जितने भी यहाँ पर बत्तख हैं उनको पकड़ा जाएगा और उसके बाद उन्हें खत्म किया जाएगा। बर्ड फ्लू की पुष्टि होते ही दिल्ली की गाजीपुर मंडी को भी बंद कर दिया गया, जहां हर रोज दूसरे राज्यों से हजारों मुर्गे मुर्गियां बिक्री के लिए लाए जाते हैं। बर्ड फ्लू देश के कई राज्यों में फैल चुका है और उससे निपटने के लिए जरूरी कदम भी उठाए जा रहे हैं। अब तक महाराष्ट्र, राजस्थान और यूपी समेत देश के 10 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। राजस्थान में बर्ड फ्लू का कहर बहुत तेजी से फैल रहा है, उसके 13 जिले इसकी चपेट में आ चुके हैं। महाराष्ट्र के परभणी में 800 मुर्गे मुर्गियों की मौत बर्ड फ्लू की वजह से होने की खबर भी सामने आई है। इसके अलावा हिमाचल, केरल, हरियाणा, गुजरात और उत्तराखंड में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के 2 गांव में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत हो गई है। वहीं गंभीर रूप से बीमार 2 लोगों को ग्वालियर के अस्पताल भेजा गया है। 6 लोगों का इलाज मुरैना के अस्पताल में किया जा रहा है। इससे पहले यूपी के बुलंदशहर में भी जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत हुई थी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश से, जहां पर मुरैना जिले के 2 गाँव में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत हुई है और गंभीर रूप से घायल बीमार 2 लोगों को ग्वालियर के अस्पताल में भेजा गया है। 6 लोगों का इलाज मुरैना के अस्पताल में किया जा रहा है। आपको बता दें, इससे पहले यूपी के बुलंदशहर में भी जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत हो गई थी और अब एमपी के मुरैना में 10 लोगों की मौत हुई है जहरीली शराब से। तो जहरीली शराब का कहर, 10 लोगों की मौत मुरैना में हुई है, जबकि जो गंभीर रूप से घायल हैं 2 लोग, उनको ग्वालियर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इससे पहले बुलंदशहर में भी जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत हुई थी। यूपी के बुलंदशहर में 6 लोगों की मौत हुई थी और अब एमपी के मुरैना में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत हुई है। मनोज हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। मनोज, कहां पर ये जहरीली शराब मिल रही थी और क्या जानकारी मिल रही है जहरीली शराब को लेकर? अब तक 10 लोगों की मौत हुई है। मुरैना के 2 अलग अलग गांव का ये मामला है और जो बताया जा रहा है कि गांव में जहरीली शराब, देसी शराब ये बनाते थे, जिसको पीने से 2 दिन पहले हालांकि एक शख्स था जिसने पी थी शराब को और उसकी मौत हुई। उस समय लोगों को ये बात समझ में नहीं आई थी कि ये शराब की वजह से मौत हुई है। उसके बाद लगातार जब 2 गाँव में एक साथ 4 और 5 लोगों की मौत हुई, तब जाकर पता चला कि जहरीली शराब का मामला है। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है और अभी जो 6 लोग बीमार है उसमें लोगों को मुरैना के अस्पताल में और 2 गंभीर रूप से बीमार लोगों को ग्वालियर के अस्पताल में रेफर किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे थे, मुरैना में 10 लोगों की मौत हुई है जहरीली शराब पीने से। मध्य प्रदेश के सागर से हैरान करने वाली एक तस्वीर सामने आई, जिसमें मूंगफली से भरा एक ट्रक पलट गया और लोगों में मूंगफली लूटने की होड़ मची। बताया गया कि यह ट्रक यूपी से महाराष्ट्र जा रहा था, लेकिन ड्राइवर के शराब में नशे में होने की वजह से वो बीच रास्ते में ही पलट गया। लेकिन हद तो तब हो गई जब मूंगफली की बोरियों से भरा ये ट्रक देखते ही देखते कुछ ही देर में खाली हो गया। उसे देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि उसमें कभी मूंगफली की बोरियां ठूस ठूस कर भरकर गई थी। क्या महिलाएं और क्या पुरुष, सब ज्यादा से ज्यादा बोरियों को अपने पास समेटने की कोशिश में जुटे रहे। एक तस्वीर तो ऐसी भी सामने आई जिसमें इस घटना को कैमरे में कैद कर रहे शख्स से इन लोगों की बहस हो गई। दूसरे की चीज का इसे उठा ले जा। कुछ देर में पुलिस वहां पहुंची तो सही, लेकिन तब तक मूंगफली की बोरियां लुट चुकी थी। पुलिस वाले बस ट्रक के पास से इन लोगों को दूर ही कर पाए। लंबे समय से नाराज बताए जा रहे कोलकाता के पूर्व मेयर और बीजेपी नेता शोभन चटर्जी को आखिरकार मना लिया गया, जिसके बाद वो पार्टी की रैली में शामिल हुए। बताया गया कि शोभन की नाराजगी की वजह उनकी करीबी माने जाने वाली वैशाखी बंद्योपाध्याय हैं। खबर है कि वो इस बात पर नाराज थे कि वैशाखी को बीजेपी में तरजीह नहीं दी जा रही,
लेकिन काफी मान मनोबल के बाद उनकी नाराजगी दूर हो गई और शोभन चटर्जी ने कोलकाता में बैशाखी बंदोपाध्याय के साथ रोड शो किया। रोड शो में दोनों ही नेताओं ने पूरे जोश के साथ हिस्सा लिया। शोभन चटर्जी की बीजेपी की रैलियों से दूरी बनाने की बड़ी वजह माने जाने वाली बैशाखी ने भी उत्साह के साथ उनका साथ दिया। वो और शोभन दोनों गाड़ी पर सवार होकर लोगों के बीच पहुंचे और बैशाखी ने हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन किया। मनाने के दौर के बाद पूर्व मेयर कोलकाता के शोभन चटर्जी अपनी महिला मित्र बैशाखी के साथ आज कोलकाता में रैली कर रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने शोभन चटर्जी की नाराजगी की अटकलों पर भी फुल स्टॉप लगाने की कोशिश की। ये है स्पेक्यूलेशन और कुछ लोगों के अफवाह फैलाने की ये कोशिश नाकामयाब रहा। लोकसभा चुनाव के समय बीजेपी में शामिल होने वाले शोभन चटर्जी पहली बार पार्टी की किसी रैली में शामिल हुए। एक वक्त था जब वो ममता बनर्जी के करीबी थे, लेकिन खबर है कि टीएमसी में साइडलाइन होने के बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। जो बाइडेन ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। अमेरिका के होने वाले राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवा ली है। 78 साल के बाइडेन ने 22 दिसंबर को पहली डोज लगवाई थी। इसे टीवी पर लाइव दिखाया गया था ताकि लोगों में इसके प्रति जागरूकता फैल सके। ब्रिटेन की एक अदालत ने भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या की कानूनी फीस के लिए मोटी रकम जारी करने से इनकार कर दिया। विजय माल्या के खिलाफ 13 बैंकों ने दिवाला मुकदमा किया हुआ है। इसी सिलसिले में विजय माल्या की करीब 29 करोड़ की संपत्ति कोर्ट फंड्स ऑफिस के पास जमा है। माल्या ने इसमें से करीब 28 करोड़ जारी करने की मांग की थी। वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने लद्दाख एयरबेस का दौरा किया और सुरक्षा हालातों और सेना की तैयारियों का जायजा लिया। सीमा पर तनातनी के बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने लद्दाख सेक्टर का दौरा किया। आज वो LAC का दौरा कर अधिकारियों से ताजा हालात का जायजा लेंगे। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में ड्रॉ रहे तीसरे टेस्ट के हीरो रहे हनुमा विहारी चोट की वजह से ब्रिस्बेन में चौथा और आखिरी टेस्ट नहीं खेल पाएंगे। ब्रिस्बेन टेस्ट 15 जनवरी से शुरू हो रहा है। ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा भी अंगूठे में फ्रैक्चर के कारण भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिस्बेन में 15 जनवरी से खेले जाने वाले आखिरी टेस्ट से बाहर हो गए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की गोलीबारी में 16 साल का बच्चा घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुंछ डिस्ट्रिक्ट में पाकिस्तान की तरफ से बार-बार सीजफायर वायलेशन की जा रही है। कोरोना संकट की वजह से पाकिस्तान में फंसे 114 भारतीय अटारी बॉर्डर से वापस देश लौट आए। इस बीच सबके कोरोना टेस्ट भी करवाए गए। यूपी के मुरादाबाद की एक महिला ने अपने पति पर 3 तलाक देने और उसके रिश्तेदारों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। केंद्र सरकार आज गाय के गोबर से बना नया पेंट लॉन्च करेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से लॉन्च करेंगे। गाय के गोबर से बना पेंट जल्द बाजार में मिलने लगेगा। देश में बर्ड फ्लू के खतरे के बीच जानकारों ने दावा किया कि अगर सही तापमान पर चिकन को अच्छे तरीके से पकाया जाए तो उसे खाने में किसी भी तरह का खतरा नहीं होता। बहस इस बात की थी कि इन हालात में चिकन खाना चाहिए या नहीं। बर्ड फ्लू का सबसे ज्यादा असर चिकन और अंडों के कारोबार पर ही पड़ा है। ऐसे में बर्ड फ्लू की दहशत ने कई लोगों के खाने की थाली से चिकन गायब कर दिया। दिल्ली के जो रेस्टोरेंट चिकन की अलग अलग डिश के लिए मशहूर हैं, उनके कारोबार पर भी बर्ड फ्लू का जबरदस्त असर पड़ा। ऐसे ही एक रेस्टोरेंट में न्यूज़ 18 की टीम भी पहुंची और वहां हमारे सहयोगी अमित सिंह ने खाने के लिए चिकन तंदूरी ऑर्डर किया। जो हमारा तंदूरी चिकन जो ऑर्डर प्लेस किया था मैंने, वो इस भट्टी में यहाँ पर पकाया जा रहा है। रेस्टोरेंट के कर्मचारियों ने दावा किया कि 15 मिनट तक तंदूर में पकाने के बाद चिकन बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहता। कितना टेम्परेचर में आप इसको पका रहे हैं? 80 to 100 टेम्परेचर में सर। जानकारों का भी यही दावा है कि अच्छे तरीके से पके हुए चिकन में बर्ड फ्लू का खतरा नहीं होता। चिकन अगर 70 डिग्री के ऊपर का उबाला हुआ है तो आप खा सकते हैं, तो नुकसानदेह नहीं होगा। 70 डिग्री के ऊपर वायरस मर जाता है। चिकन के कारोबार पर पड़ रहे असर के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी लोगों से दहशत में न आने की अपील की। अच्छे से पका के खाएं तो उससे कोई इस दिक्कत नहीं है। गिरिराज सिंह ने यह दावा भी किया कि बर्ड फ्लू के पक्षियों से इंसानों में फैलने की संभावना बहुत कम है। स्पेन के मैड्रिड में हुई भारी बर्फबारी ने प्रशासन के पसीने छुटाकर रख दिए। एक दशक में पहली बार हुई ऐसी बर्फबारी ने सबका जीना मुहाल कर दिया, क्योंकि वहां सब कुछ सफेद दिखने लगा। वहां के मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट आ सकती है।
जिससे जगह जगह बर्फ की मोटी चादर जमने का खतरा बढ़ जाएगा, जो और मुश्किलें खड़ी कर सकता है। ऐसे हालात में प्रशासन कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता, इसलिए बड़ी संख्या में सेना के जवानों को बंद हो चुके रास्तों को साफ करने के काम में लगाया गया। देश की सीमा पर बंदूक तानकर मुस्तैद रहने वाले ये फौजी हाथों में फावड़ा लिए सड़कों से बर्फ को हटाने में जुट गए। एक तस्वीर में सेना के कई जवान वहां के एक अस्पताल की एंट्री पर जमी बर्फ को साफ करते दिखाई दिए, ताकि किसी के इलाज में बर्फ आड़े न आए। सेना के कुछ जवान मैड्रिड एयरपोर्ट पर भी इसी तरह बर्फ से दो चार होते दिखे। ये उन्हीं की मेहनत है जो रनवे का कुछ हिस्सा काफी हद तक साफ हो गया। उस पर जमी बर्फ को हटाने में जवान जुटे रहे। हवाई अड्डे के बाकी हिस्सों में भी उनकी मेहनत रंग लाती दिखाई दी। दक्षिण चीन सागर में चीन की हेकड़ी निकालने के लिए अमेरिका ने फुल प्रूफ प्लान बना लिया है। इस इलाके में चीन तो पीछे हटने को तैयार नहीं, इसलिए अमेरिका ने नए दशक में समंदर में युद्ध की अपनी नई रणनीति का ऐलान किया है, जिसके तहत चीन से लोहा लेने के लिए अब अमेरिका की नौसेना, कोस्ट गार्ड और मरीन कोर तीनों ताकतें दक्षिण चीन सागर में उतरेंगी और मिलकर चीन के होश ठिकाने लगाएंगी। अमेरिका भी समझ चुका है कि चीन लातों का भूत है जो बातों से मानने वाला नहीं है, इसलिए उसने अपनी नई रणनीति में चीन को सबसे बड़ा खतरा मानते हुए जैसे के साथ तैसा करने का मंत्र अपना लिया है। चीन दक्षिण चीन सागर के लगभग 90% हिस्से को अपनी जागीर बताता है, लेकिन अमेरिका उसके इस हवाई दावे को नहीं मानता, इसलिए अमेरिका के जंगी जहाज इस इलाके में गश्त लगाते रहते हैं। और इस साल तो उसने ताइवान को सैकड़ों करोड़ों डॉलर के हथियार बेचकर चीन को खुली चुनौती भी दे दी है। इस चक्कर में दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच चुका है और जानकार तो मानते हैं कि अगर जल्द हालात नहीं सुधरे तो दक्षिण चीन सागर में अमेरिका और चीन सरकार या एक दूसरे को मारकर ही दम लेंगे। केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक की कार एक हादसे का शिकार हुई, जिसमें उनकी पत्नी और उनके निजी सचिव का निधन हो गया। कर्नाटक में हुए सड़क हादसे के बाद से श्रीपद नाइक की पत्नी विजया नाइक अस्पताल में थी, जिन्होंने इलाज के समय दम तोड़ दिया। हादसे के वक्त श्रीपद नाइक समेत कार में 4 लोग मौजूद थे। खुद श्रीपद नाइक की हालत गंभीर बनी हुई है और वो आईसीयू में हैं। पीएम मोदी ने गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से बात कर श्रीपद नाइक के स्वास्थ्य की जानकारी ली। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी गोवा के मुख्यमंत्री से बातचीत की। अंकोला यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था कर्नाटक में। कर्नाटक के हॉस्पिटल में स्टेबल करने के बाद उनको प्राइमरी फर्स्ट एड देने के बाद उनको वहाँ से उन्हीं की गाड़ी में शिफ्ट किया था। हमने गोवा बॉर्डर से हमारी एम्बुलेंस से, कार्डियक एम्बुलेंस से उन्हें गोवा मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया है। एट प्रेजेंट तो उनकी प्रकृति ठीक है, स्टेबल है। हैदराबाद में एक एमआईएम नेता की हत्या करने वाले 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मोहम्मद खलील नाम के एमआईएम नेता को हैदराबाद में सरेआम कुछ लोगों ने मौत के घाट उतार दिया था, जिसका खौफनाक वीडियो भी सड़क से गुजर रहे कुछ लोगों ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया था। वीडियो में 3 लोग मोहम्मद खलील को बुरी तरह पीटते नजर आए थे। अधमरी हालत में जमीन पर पड़े खलील पर भी हत्यारों ने ईंटें बरसानी बंद नहीं की थी। एक हत्यारा तो हाथ में एक डंडा लेकर उसे पीटता दिखा। हैदराबाद की एक व्यस्त सड़क पर बेखौफ बदमाशों ने जिस तरह हत्या को अंजाम दिया, वो लोगों के दिल में डर पैदा करने वाला था। वीडियो तेजी से वायरल होने लगा और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। पुलिस अधिकारियों ने दावा किया कि हत्यारे सुबह होने से पहले ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। वो जो 3 आदमी हैं और जिसने उसको मर्डर किया है, उनके लिए तलाश कर रहे हैं। मरने वाला एमआईएम नेता मोहम्मद खलील एक रियल एस्टेट कारोबारी है। पुलिस ने हत्यारों को गिरफ्तार करने का तो दावा किया, लेकिन हत्या की वजह पता नहीं चल पाई। कृषि सुधार और किसान आंदोलन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश आएगा। कल हुई सुनवाई के समय सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि वो फिलहाल कृषि सुधारों के लागू होने पर रोक लगाना चाहती है। कोर्ट का मकसद है कि किसानों की तरफ से की गई घेराबंदी को जल्द खत्म किया जाए और उसमें कोई हिंसा न हो। सोमवार को हुई सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस.ए. बोबड़े ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों से बातचीत कर इस समस्या को नहीं सुलझा पाई है, इसलिए अब एक कमेटी का गठन होगा जो कि दोनों पक्षों से बातचीत कर कोई बीच का रास्ता निकालेगी। इस बीच कोर्ट के आदेश के पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। केंद्र का कहना है कि कुछ लोग गलतफहमी फैला रहे हैं कि सरकार ने बिना किसी से परामर्श किए ये कृषि सुधार पारित किया है। वहीं केंद्र सरकार ने दिल्ली पुलिस के जरिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर ट्रैक्टर रैली पर पाबंदी लगाने की मांग रखी। किसान संगठन 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालकर दिल्ली आना चाहते हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि इससे पूरी दुनिया में देश का नाम बदनाम होगा, इसलिए रैली पर पाबंदी लगाई जाए।
सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि केंद्र सरकार किसानों के साथ पूरे जो आंदोलन है उसको अच्छे से हैंडल नहीं कर पाई। अभी किसानों का मामला और कृषि सुधार बिलों का मामला ये उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है और इसलिए अभी इस पर कोई टिप्पणी करना उपयुक्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट फिर सुनवाई करेगा, तो बाकी सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो सर्वोपरि है। तो देश की सबसे बड़ी अदालत एक बात कह रही है कि अगर आप रोक नहीं लगाओगे तो फिर हम रोक लगा देंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जब किसी विषय पर अगर विचार कर रहा है तो निश्चित रूप से उस समय उस पर कोई भी वक्तव्य देना उचित नहीं। सुप्रीम कोर्ट लगातार सुनवाई करके और आज भी की है, दोबारा से बुलाया है और मुझे लगता है कि कोई ना कोई अपना जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट देगा उस हिसाब से कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। समझे, मैं ये अपील उनको करता हूं कि कम से कम जो भड़काने का काम वो कर रहे हैं वो न करें, शांति हो जाएगी। केंद्र की सरकार ने पहले ही कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो हमको मान्य होगा, तो इंतजार कीजिए। अभी तो बहस चल रही है, क्या फैसला आता है। किसान आंदोलन के मसले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपनाया। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे ने कहा कि सरकार किसानों से बातचीत कर समस्या को नहीं सुलझा पाई, इसलिए एक कमेटी का गठन होगा जो दोनों पक्षों से बातचीत कर बीच का रास्ता निकालेगी, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों से नाम मांगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन पर सरकार के विवाद निपटाने के तरीके पर नाराजगी जताई और सरकार से तीखे सवाल पूछे। कोर्ट ने साफ कर दिया कि वो कृषि सुधार कानूनों के लागू होने पर रोक लगाना चाहती हैं। हालांकि केंद्र कानूनों पर रोक लगाए जाने के हक में नहीं है, तो वहीं किसानों के प्रदर्शन में महिलाओं और बुजुर्गों के शामिल होने पर भी कोर्ट ने नाराजगी जताई और किसानों के वकीलों को जिम्मेदारी दी कि वो किसान नेताओं से बात करें और अदालत को भरोसा दिलाएं कि अगर कानूनों के लागू होने पर रोक लगा दी जाती है तो प्रदर्शन को कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। कि सुप्रीम कोर्ट का पहले निर्णय आने दीजिए, सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देगा तो सरकार विचार करेगी। नेपाल में दोबारा राजशाही लागू करने और उसे एक बार फिर हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग पर लोगों ने सड़क पर कोहराम मचा दिया। प्रदर्शनकारी राजधानी काठमांडू में प्रधानमंत्री के दफ्तर के बाहर जुट गए और उन्हें कुर्सी खाली करने के लिए कहने लगे, जिस वजह से हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस के दंगा निरोधी दस्ते को मोर्चा संभालना पड़ा। पुलिस वाले राजतंत्र के समर्थकों के आगे खड़े तो हो गए, लेकिन समर्थक भी कहां पीछे हटने वाले थे, वो पुलिस से ही भिड़ गए। फिर पुलिस ने भी अपनी बाजुएं चढ़ा ली। बताया गया कि पुलिस ने लाठियां चलाईं तो प्रदर्शनकारियों ने भी पत्थर फेंके और इस बवाल के बाद सामने आई एक तस्वीर में एक महिला का सिर फूटा हुआ नजर आया। अभिनेत्री मनीषा कोइराला भी इस प्रदर्शन में शामिल हुई। हामी ल्याउँछौं पनि हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्र, संवैधानिक राजतन्त्र जनताको कोर्टमा छ। नेपाल में 2006 में राजा के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा था। इसके बाद वहां लोकतंत्र की बहाली हुई थी और लगे हाथ नेपाल को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भी घोषित कर दिया गया था। लेकिन केपी शर्मा ओली की सरकार से लोगों का ऐसा मोहभंग हुआ कि दोबारा राजशाही स्थापित करने की मांग पर उन्होंने बवाल कर दिया। बिहार के कैमूर से दहशत से भर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जहां रेत से लदा एक ट्रक सड़क से फिसलकर गड्ढे में जा गिरा और उसका ड्राइवर उसी में अटक गया। बताया गया कि हाईवे पर गाड़ियों की चेकिंग कर रही पुलिस को चकमा देकर वो वहां से तेज रफ्तार से भागा और उसी आपाधापी में वो सीधे गड्ढे में जा गिरा, जिसके बाद पुलिस ने क्रेन के जरिए ट्रक को गड्ढे से निकालने का काम शुरू किया। हालांकि उनके सामने मुसीबत ये खड़ी हो गई कि ट्रक का ड्राइवर वहीं फंस गया और चाहकर भी कोई उसे बाहर नहीं निकाल पाया। इस बीच पूरी सड़क पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिनमें कई नौजवान मदद के लिए आगे आए और उस ट्रक में भरी रेत को निकालने लगे ताकि ट्रक थोड़ा हल्का हो और फिर उसे सड़क पर लाया जा सके। बाद में ड्राइवर को भी सुरक्षित बचा लिया गया। ड्राइवर दबा हुआ है, हमारा क्रेन आगे आए, क्रेन के माध्यम से इसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी से कुछ अनोखी तस्वीरें सामने आईं, जिनमें नगर निगम के कुछ कर्मचारी थाली बजाकर प्रदर्शन करते दिखे। दिल्ली के तीनों नगर निगमों के सैकड़ों कर्मचारी बकाया वेतन की मांग करते हुए हड़ताल पर चले गए हैं और अपने इस आंदोलन को मजबूती देने के लिए कुछ कर्मचारी सड़क पर उतर आए। जहांगीरपुरी से सामने आई प्रदर्शन की एक तस्वीर में कुछ लोग अपना विरोध जताने के लिए थालियां बजाते नजर आए।
बकाया वेतन की मांग कर रहे इन कर्मचारियों ने आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों से अपनी नाराजगी जाहिर की। इनके पोस्टरों पर केजरीवाल सरकार और बीजेपी के कब्जे वाले निगमों के खिलाफ नारे लिखे दिखाई दिए। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने आरोप लगाया कि इन दोनों की लापरवाही की वजह से ही उन्हें वक्त पर तनख्वाह नहीं मिल रही। हमें बार बार हर तीसरे महीने सैलरी लेने के लिए ऐसे ही रोड पर आना पड़ता है। प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले कर्मचारियों ने मांगे पूरी नहीं होने तक हड़ताल इसी तरह जारी रखने का ऐलान किया। पिछले महीने ब्रिटेन में कोरोना का नया रूप सामने आने के बाद अब जापान में भी एक नए रूप के मिलने का दावा किया गया। News18.com की रिपोर्ट है कि ब्राजील से जापान लौटे 4 यात्रियों में कोरोना का बिल्कुल नया रूप मिला, जो ब्रिटेन में सामने आए वायरस से भी अलग है। दावा किया जा रहा है कि कोरोना का ये रूप पहली बार सामने आया और ब्रिटेन में मिले रूप की तरह ये भी बहुत खतरनाक है। अभी तक जापान की सरकार ये भी पता नहीं लगा सकी कि कोरोना के इस नए रूप पर कोई वैक्सीन असर करेगी या नहीं। खबर है कि जापान ने इस वायरस की जानकारी WHO को दे दी है और वायरस के असर पर जांच तेज कर दी। दिल्ली में पक्षियों की लगातार हो रही मौतों के बीच बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। भोपाल की लैब में जांच के लिए भेजे गए 8 सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। संजय झील, मयूर विहार और द्वारका में कौओं और बतखों की मौत की वजह बर्ड फ्लू बताई गई है। इसी के साथ अब देश के 10 राज्यों में बर्ड फ्लू फैल गया है। वहीं पीएम मोदी ने भी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बर्ड फ्लू से एहतियात बरतने की नसीहत दी है। तो पंजाब के बाद अब हिमाचल प्रदेश ने भी एक हफ्ते तक दूसरे राज्यों से पोल्ट्री की आयात पर रोक लगाई है। गुजरात में भी जूनागढ़, सूरत, वडोदरा और वलसाड में बर्ड फ्लू पॉजिटिव आने के बाद राज्य सरकार की तरफ से SOP जारी किया गया है। क्या कर रहे? बहुत भय का माहौल है, क्या मंत्रालय की तरफ से किया जा रहा है? पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हमने 22 अक्टूबर को ही देश के सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी कर दिया था। 2006 में पहली बार भारत में ये रोग डिटेक्ट हुआ और किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। विश्व पशु संगठन OIE ने कहा है कि ये आदमी में ट्रांसमिट नहीं होता, इसलिए डरने का कोई सवाल नहीं। ये चुनौती है। 4-5 राज्यों में बर्ड फ्लू के बारे में तकरीबन वहाँ पर बर्ड फ्लू है इस प्रकार से अभी चिन्हित हुआ है, पर बहुत फास्ट कार्रवाई हमको करनी पड़ेगी, इसमें ध्यान भी देना पड़ेगा। और उसके साथ साथ जो लोग इस उद्योग में है उनका लॉकडाउन के कारण वैसे भी बहुत नुकसान हुआ है, उनको भी मदद करनी पड़ेगी, तो सरकार उनको भी मदद करे। व्हाइट हाउस में सिर्फ 9 दिनों के मेहमान बचे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक बार फिर महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी हो चुकी है। News 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि अमेरिका के निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर नैंसी पेलोसी ने ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की मंजूरी दे दी है। पेलोसी ने ऊपरी सदन यानी सेनेट के अध्यक्ष और मौजूदा उपराष्ट्रपति माइक पेंस से ट्रंप को हटाने के लिए 24 घंटे के अंदर कदम उठाने की मांग की। पेलोसी ने कहा कि अगर पेंस ऐसा नहीं करते तब महाभियोग का प्रस्ताव सदन में लाया जाएगा और उस पर वोटिंग कराई जाएगी। यानी ऐसी हालत में ट्रंप अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति होंगे जिन्हें एक ही कार्यकाल में 2 बार महाभियोग का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप पर 7 जनवरी को अपने समर्थकों को भड़काने का आरोप है, जिसकी वजह से अमेरिकी संसद में हिंसा भड़क उठी थी और 5 लोगों की जान चली गई थी। छत्तीसगढ़ के जशपुर से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आईं, जहां छत्तीसगढ़ और झारखंड के 2 मंत्री कोरोना नियमों की परवाह किए बगैर भीड़ के साथ डांस करते दिखे। ये लोग वहां आदिवासी समुदाय के एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे और जैसे ही लोगों ने मंच के सामने थिरकना शुरू किया, वो लोग भी खुद को नहीं रोक पाए। छत्तीसगढ़ के मंत्री अमरजीत भगत ने ढोल थामा तो झारखंड के मंत्री रामेश्वर उरांव ने मांदर बजाना शुरू कर दिया। मंत्रियों के इस रूप को देखकर कोरोना से बेपरवाह भीड़ भी जोश में आ गई और नियमों का ख्याल किए बिना एक दूसरे से बेहद करीब होकर डांस किया। कुछ महिलाएं तो एक दूसरे को पकड़कर झूमने लगी। इन लोगों ने एक दूसरे से न तो तय दूरी बनाई और न ही मुंह पर मास्क लगाना ही जरूरी समझा। तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा कि मानो इनके लिए कोरोना वायरस कोई मायने ही नहीं रखता। पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग में एक 16 साल का लड़का घायल हो गया, जिसका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं शाम को पाकिस्तान की ओर से मेंढर और बालाकोट सेक्टर में फायरिंग की गई, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। वहीं रात को एक बार फिर से पुंछ के शाहपुर सेक्टर में फायरिंग शुरू हो गई।
पिछले 2 दिनों से हमारे पुंछ डिस्ट्रिक्ट में पाकिस्तान की तरफ से बार-बार सीज़ फायर वायलेशन की जा रही है, जिसमें आज हमारे काइयाँ जो हमारा एक मोड़ा है मंधार विलेज का, वहाँ पर एक बच्चा जख्मी भी हुआ 16 साल उम्र का, और उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ शिफ्ट किया गया है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के विवादास्पद बयान के विरोध में बीजेपी सड़कों पर उतर आई। कल्याण बनर्जी की 2 दिन पहले की एक रैली का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने राम और सीता पर विवादास्पद बयान दिया था, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ और बीजेपी ने कई जगहों पर उनके पुतले जलाए, जिनमें बंगाल ही नहीं मध्य प्रदेश के कुछ जिले भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में तो कल्याण बनर्जी के विरोध में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। वहां बीजेपी कार्यकर्ता इतने गुस्से में थे कि उन्होंने कल्याण बनर्जी का पुतला जलाते हुए उसे पैरों से खूब मारा। कुछ ऐसी ही तस्वीरें बंगाल के हावड़ा से भी सामने आई, जहां लगने वाले नारे सुनकर बीजेपी के गुस्से का अंदाजा लग गया। यही नहीं, पार्टी नेताओं ने कल्याण बनर्जी के साथ साथ ममता बनर्जी पर हमला बोलकर ये संकेत भी दे दिए कि इस मुद्दे पर उनके तेवर आक्रामक रहेंगे। अब ताड़का के पक्ष का कोई व्यक्ति होगा तो वो ऐसी टिप्पणी ही करेगा। हालांकि इस मामले में टीएमसी के तेवर तीखे बने रहे और उसने बीजेपी पर हमला जारी रखा। सीता जी छोड़ा नहीं, बीजेपी ने सीता जी को छोड़ दिया। अब जब जरूरत पड़ता है सीता जी को इस्तेमाल करते हैं। कल्याण बनर्जी के जिस बयान पर टीएमसी और बीजेपी के बीच सियासी उठापटक चल रही है, उसमें बीजेपी को घेरने के चक्कर में उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया था जिस पर राजनीति गर्मा गई। बोलो भाग्यिस রাবণ আমাকে হরণ করে নিয়ে গিয়েছিল, যদি তোমার চেলাগুলো যদি আমাকে হরণ করে নিয়ে যেত তাহলে আমার উত্তরপ্রদেশে হাথরাসের ধর্ষিতা মেয়েটার মতো অবস্থা হতো। इस मामले में टीएमसी सांसद के खिलाफ पुलिस से शिकायत भी की जा चुकी है। बंगाल में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे हर मुद्दे पर सियासत भी जोर पकड़ती जा रही है। आज स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है, जिसे लेकर भी राजनीति हो रही है। विवेकानंद के जन्मदिन के मौके पर जहां बीजेपी नॉर्थ कोलकाता में पदयात्रा निकाल रही है, तो वहीं टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी साउथ कोलकाता में पदयात्रा करने वाले हैं। बीजेपी की रैली में राज्य के सभी बड़े नेता शामिल होंगे। हाल ही में टीएमसी से बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन तो बहुत बड़ा ओकेशन है बंगाल में। पश्चिम बंगाल सरकार बहुत साल से इस दिन विवेक चेतना यात्रा एक करते हैं। शुभेंदु तो बीजेपी में बहुत मुख से एक मुख है, तो वो उतरते कि नहीं उतरते उसको कुछ खास इम्पोर्टेंस नहीं है। अमेरिका के टेक्सास में बर्फीले तूफान ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। भारी बर्फबारी की वजह से वहां के कई इलाकों में हालात काफी बिगड़ गए, क्योंकि आसमान से बरसती बर्फ ने वहां सब कुछ ठप कर दिया। बर्फीले तूफान की सबसे ज्यादा मार वहां के रास्तों पर पड़ी। तेज हवाओं और भारी बर्फबारी की वजह से सड़कों पर दिखना बंद हो गया। रास्तों पर इतनी फिसलन पैदा हो गई कि उन पर गाड़ियों को दौड़ाना किसी खतरे को दावत देने जैसा नजर आया। मौसम के इस बिगड़े मिजाज से वहां ठंड भी काफी बढ़ गई। आसमान से बरसती सफेद आफत ने लोगों को उनके घरों में कैद होने पर मजबूर कर दिया। वहां के मौसम विभाग ने जरूरत पड़ने पर ही लोगों को घरों से बाहर निकलने की सलाह दी, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों तक वहां मौसम की मार यूं ही पड़ने वाली है। मध्य प्रदेश के सीधी में विधवा महिला के साथ दरिंदगी की खबर सामने आई है। दरअसल सीधी जिले के अमीलिया थाना क्षेत्र में परचून की दुकान चलाने वाली एक विधवा महिला की दुकान पर 4 युवक नशे में धुत होकर पहुंचे। रात ज्यादा होने के कारण महिला ने सामान देने से मना कर दिया और उन्हें जाने के लिए कहा, जिससे वो लोग खफा हो गए और फिर उन्होंने महिला का गैंगरेप किया। जब महिला ने विरोध करते हुए पुलिस में शिकायत करने की धमकी दी, तो हैवानों ने महिला के साथ दरिंदगी की, जिससे पीड़िता बेहोश हो गई। इसके बाद चारों बदमाश वहां से चले गए। होश में आने पर पीड़िता ने किसी तरह अपने परिचितों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पीड़िता का इलाज रीवा के अस्पताल में चल रहा है। प्रथम दृष्टया जो एफआईआर दर्ज हुई है, एफआईआर के मुताबिक 4 उसमें आरोपी हैं और चारों आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और आगे की जांच कार्रवाई जारी है। इस दरिंदगी पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने गैंगरेप की घटना से जुड़ी खबर साझा करते हुए कहा, उन्होंने लिखा, एक और निर्भया।
कब तक सहेंगे नारी परिवार? केंद्र सरकार ने कृषि सुधार कानूनों को जल्दबाजी में लागू करने की बात से साफ इनकार कर दिया। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट के कल आने वाले फैसले से पहले केंद्र सरकार ने एक हलफनामा दाखिल किया, जिसमें सरकार ने कृषि सुधार कानूनों को जल्दबाजी में नहीं बल्कि सोच समझकर लागू करने की दलील दी। सरकार ने आरोप लगाया कि कुछ लोग कृषि सुधार कानूनों पर अफवाहें और गलतफहमियां पैदा कर रहे हैं। हलफनामे में सरकार ने यह भी बताया कि बातचीत के दौरान किसान नेताओं का रवैया ठीक नहीं था और वो बात करने के बजाय सिर्फ कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े रहे, जबकि सरकार की तरफ से उनसे बात करने की पूरी कोशिश की गई। नागालैंड के एक गांव से कुछ दिलचस्प तस्वीरें सामने आई, जहां खाई में गिरे एक ट्रक को निकालने के लिए पूरा गांव उमड़ पड़ा और उन्होंने बेहद अनोखे तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। अदरक से लदा वो ट्रक एक मोड़ पर सड़क से फिसलकर 70 फीट गहरी खाई में जा गिरा, जिसे निकालने के लिए नौजवानों की एक पूरी फौज वहां पहुंच गई और उन्होंने बेहद समझदारी और हिम्मत से इस मुश्किल काम को अंजाम दिया। खाई से ट्रक को ऊपर लाने के लिए उसे रस्सियों और पेड़ की टहनियों से मजबूती से बांधा गया और फिर नौजवानों ने उसे खींचना शुरू कर दिया। इसके लिए प्रशासन ने इलाके के लोगों से मदद मांगी थी, जिसके बाद सैकड़ों नौजवान मदद के लिए वहां पहुंच गए। काम काफी मुश्किल था, लेकिन उनके जज्बे ने उसे आसान कर दिया। इस पूरे ऑपरेशन का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ और लोगों ने गांव वालों की हिम्मत और होशियारी की तारीफ की। ट्रक को ऊपर लाने के बाद उसे लोगों ने खींचकर सड़क तक भी पहुंचाया। कोरोना महामारी के बीच